दोस्तों इंशाल्लाह मौजूद में कुछ सामने ले जनाब काजी ने न सिर्फ एक मरतबा फिर फट्टे चुक प्रोग्राम का आगाज कर दिया है बल्कि ईमानदारों के भरी अदालत में वो लत्ते लिए हैं जनाब के खुदा की पना बंदा कन्नानो हता लालवे। अगर जनाब ये सिचुएशन इस तरह की हो, ना सिर्फ फटे चुके हैं ईमानदारों के लत्ते लिए हैं बल्कि उनकी आत्मा रोली है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और खास तौर पर वो मौका भरी अदालत में बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने ईमानदारों के फाइनेंसर पर पैसे खर्च करता है उसका ना सिर्फ जिक्र कर लिया बल्कि उसको जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो सारी की सारी कहानी भी खोल के रख दी। तो इसका मतलब ये है जनाब कि जिस तरीके से पाकिस्तान के इस वक्त सियासी मैदान में उथल पुथल हो रही है, जहां पर भी एक मुकाबले की फिजा पैदा हो रही है, बिल्कुल वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आइनदार और इमरानदार ना सिर्फ आमने सामने हैं बल्कि मुस्तकबिल में मुझे आज की सूरत हाल से इस बात का अब शुबा जाहिर हो रहा है कि जनाब आने वाले वक्त में ये आइनदारों और इमरानदारों के दरमियान खुली जंग होगी कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि आखिर कैसा क्या हुआ कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को ना सिर्फ तमाम पर्दे हटाना पड़े बल्कि कुछ चीजों का बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट कर जिक्र करना पड़ा। और मौजूदा सूरत हाल में ये सब कुछ बहुत ही बड़े किसी मार्के की तरफ इशारा कर रहा है जो या तो इस वक्त इदारे के अंदर हो रहा है या अनकरीब ये लावा फटने वाला है। ये साकिब बशीर जैसा लावा नहीं है, ये हकीकी लावा है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जनाब ये जो साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे अडयाला जेल मोहम्मद अकरम साहब की। क्योंकि अगर मैं आपसे ये कहूं कि आजकल ना आप कहते होंगे यार ये क्या हर वक्त एक ही जैसी बात होती है, लेकिन अब क्या करें, सूरत हाल ही इस तरह की हो गई है कि एक जैसी बात करना ही जरूरी है। जिस तरीके से मैंने एक वीडियो में आपके सामने इस बात का जिक्र किया था कि जनरल फैज हमीद का मोबाइल इस वक्त बहुत ही ज्यादा जो मैं आपसे ये कहा था कि वो बोलना शुरू हो गया है और बहुत सारे राज खोलना शुरू हो गया है, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त जनाब डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम साहब का भी जो मोबाइल फोन है वो भी इस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी बन चुका है कि जनाब ये उसके जो चीजें उसमें से सामने आ रही हैं उसके नताइज को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि चौधरी अकरम साहब के मोबाइल फोन से राब्ते अमेरिका, कनाडा और बरतानिया तक जारी थे, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस मोबाइल फोन की रोशनी में ना सिर्फ चौधरी अकरम साहब बल्कि उनके साथ जो उनके मावने खास थे वो बल्कि मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 3 लोग हैं इनकी गिरफ्तारी इस वजह से अहमियत की हामिल है कि ये 3 के 3 लोग इमरान खान साहब की एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की खिदमत पर मामूर थे। और ये जो पैगाम रसानी होती थी ये जो मोबाइल फोन के जरिए जिसको कहा जाता था एनओए मैसेज कर दे, इसको ये वॉइस नोट भिजवाना है, इसको फलां चीज करनी है, वो तमाम के तमाम जो जवाबात आते थे वो इन्हीं 3 असहाब के जरिए मुहतरमा बुशरा बीबी तक मुंतकिल किए जाते थे। उनको ये तमाम की तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाता था और फिर मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा जो अडयाला जेल के अंदर मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत होती थी तो इस दौरान जाकर इमरान खान साहब के पहलू में बैठ जाती थी और फिर धीमे धीमे अंदाज के अंदर जो राजो न्याज होता था, ये जो काना फूसी होती थी, ये जो सरगोशियां होती थी, ये इनफैक्ट वो तमाम तफसीलात मोहतरम इमरान खान साहब के गोश गुजार की जा रही होती थी कि जनाब बयान ऐ हो गया जी, ये सूरत हाल हो गई है। इस पैगाम पर जुल्फी बुखारी ने ये जवाब दिया है, इस बात के ऊपर गोल्डस्मिथ फैमिली की तरफ से ये रद्द अमल आया है, जैक गोल्डस्मिथ ने ये बात की है। तो ये मामला जो है ना ये इसी तरीके से आगे बढ़ते थे। ना सिर्फ ये बल्कि जो इस वक्त अडयाला जेल के हालात हैं वहां पर अब पूरे के पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को ना सिर्फ चेंज कर दिया गया है और बुशरा बीबी साहिबा जिनके ऊपर पहले किसी तरह की कोई नजर इतनी खास नहीं रखी हुई थी, तमाम तरफ फोकस इमरान खान साहब की तरफ था, अब बुशरा बीबी की खिदमत पर मामूर और उनके इर्द गिर्द जो तमाम लोग मौजूद थे उनको भी शिफ्ट कर दिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद कुछ जबरदस्त किस्म के लोग ना सिर्फ रखे गए हैं बल्कि बुशरा बीबी के सेल की भी खुसूसी तौर पर स्कैनिंग की गई है ताकि वहां पर कोई ऐसा कोई मतलूब सामान तो अवेलेबल नहीं है, कोई ईंट के पीछे तो नहीं रखा है, किसी मोरी के अंदर तो नहीं डाल के रखा हुआ, इतना सा फोन होता है क्या पता चलता है जनाब, आजकल नई फोन होगा
टच वाला बटना वाला फ़ोन भी तो काम कर सकता है ना। तो अगर इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मिल जाए तो काम आगे बढ़ जाएगा। लिहाजा ये जो सूरत हाल है ये मुझे इस तरह लग रहा है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी ना हो गई जनाब, ये एक ऐसा परनाला हो गया जिसमें से अब पानी निकलता ही चला आ रहा है, रुकने का काम नहीं हो रहा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुसलसल फ्लो कर रही है और ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान का पूरा सिस्टम, अगर मैं ये आपसे कहूं कि इस इंफॉर्मेशन का रहीन हो जाएगा तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं है। आज का दिन इस वजह से भी अहमियत का हामिल है कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 190 मिलियन पाउंड्स केस का जिक्र हुआ, तो वहीं पर अडयाला जेल में भी 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत थी और तफ्तीशी अफसर के ऊपर आखिरकार जरा जो है वो पाया तकमील तक पहुंच गई है। और वो जो तफ्तीशी साहब थे उन्होंने जरा के दौरान भी इमरान खान साहब, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, मुहतरमा बुशरा बीबी और फर्रा गोगी और अली रियाज मलिक के नेक्सस को ना सिर्फ एक्सपोज किया बल्कि अदालत के रूबरू जिरा के दौरान ये जो लिंक्स थे इनको इस्टेब्लिश भी किया, जो कि मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब के लिए एक नई दर्द-ए-सर है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं, एक जानिब इमरान खान साहब की मिलिट्री कस्टडी के लिए जो माहौल है वो बनता चला जा रहा है और दूसरी जानिब 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला भी इस वक्त मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा दूर की बात नहीं है। आज अभी तक जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से अब अगला कौन सा तीर चलाया जाता है ये एक अलग सवाल है। अलबत्ता ये जो मामला चला है जिसे हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वाला, वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वहां पर भी 190 मिलियन पाउंड्स का जिक्र जिस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की तरफ से हुआ तो बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए। ये जो इस वक्त केस चल रहा था, ये मुनाल वाला केस, जो पीर सोहा वाला रेस्टोरेंट वाला केस था, इसी केस की समाअत के दौरान जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, चूंकि वहां पर भी बिल्डर का मामला है कि जनाब वहां पर ये जो प्रॉपर्टी है इसको हथिया लिया गया है, ये स्टेट प्रॉपर्टी थी, इसको फौज ने अपनी कस्टडी में ले लिया, उसके बाद जनाब यहाँ पर रेस्टोरेंट, इस तरह की ये जो सारी कहानी थी ये वहां पर चल रही थी। तो इसका जिक्र के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त बिल्डर माफिया का कब्जा है और ये जो बिल्डर माफिया है इसकी पेनिट्रेशन बहुत ही ज्यादा रियासती इदारों में हो चुकी है, जिसकी वजह से जो हकायक हैं वो लोगों के सामने नहीं आ रहे। हर एक बंदा मिली भगत के जरिए ही जो स्टेट रिसोर्सेज हैं उनको हजम किया जा रहा है। और फिर उन्होंने 190 मिलियन पाउंड्स केस की मिसाल दी और उनका ये कहना था कि 190 मिलियन पाउंड्स वाला भी बिल्डर था और इस बिल्डर ने लोगों को गालियां देने के लिए हायर किया ताकि बिल्डर के खिलाफ कोई खबर ना छपे। उनका ये कहना था कि 190 मिलियन पाउंड्स की वापसी का हमने हुक्म दिया तो अदालत को ही गालियां दी गई, हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया था। ऐसे माफिया का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं। और बात अगर देखी जाए तो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के ये नकात ना सिर्फ मबनी पर हकीकत हैं बल्कि ऐसा ही है, क्योंकि इस 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर मलिक रियाज साहब का जिक्र इस बात की तरफ इशारा है कि मलिक रियाज साहब के खिलाफ कोई आवाज सिस्टम के अंदर से उठती नहीं। हत्ता कि उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब ने इसी केस की समाअत के दौरान इतनी जनाब छलांगे लगाई थी कि छत फाड़ जाए और फिर आखिरकार उनको ख्वाब आता था कि जनाब मुझे रात को ख्वाब आया है कि इस केस को हम इस तरीके से सेटल डाउन कर सकते हैं, और उस ख्वाब के नतीजे में उन्होंने केस को सेटल डाउन कर दिया बगैर ये देखे कि जनाब कौन सी प्रॉपर्टी किसके रिलेट करती थी, ये जो पैसे थे ये कैसे आए थे, इसके अंदर सिंध गवर्नमेंट का क्या रोल था, क्या वाकईतन आसिफ अली जरदारी साहब की इस सारे मामलात में मिली भगत थी। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो मलिक रियाज साहब के बैरियर टाउन कराची में पार्टनर थे, तो ये जमीन का जो एक्सचेंज हुआ था कि जनाब ये बैरियर टाउन को जमीन चली जाएगी और ये दूसरी जगह पर जमीन चली जाएगी, तो वो उसका क्या हिसाब किताब है, तमाम चीजों को जनाब साकिब निसार साहब ने ना सिर्फ नजरअंदाज कर दिया बल्कि ख्वाब आने के ऊपर उन्होंने इस
केस का फैसला कर दिया, जिसके बाद ये जो 190 मिलियन पाउंड्स आए, इमरान खान साहब ने भी बिल्कुल साकिब निसार साहब के ही तरीक़ाकार पर अमल दरामद करते हुए मलिक रियाज साहब को ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का तोहफा था ये अनायत कर दिया, और इसके एवज 426 कनाल अराजी जो है वो सुहावा में अलकादर ट्रस्ट के लिए ले ली, और उसके साथ 122 कनाल अराजी जो है वो मोरा नूर यानी बनी गाला में अपनी रिहाइशगाह के करीब ले ली। अब मोहतरमा फरद शहजादी साहिबा और मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के लिए, लिहाजा ये मामला जो है वो अब है तो तशवीशनाक। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब उस मौके पर जिक्र करते हैं जब अडयाला जेल के अंदर भी इसी मामले की समाअत हो, तो आपको ये लिंकेज को समझ जाना चाहिए। फिर वो आगे चल के कहते हैं कि अब वतीरा ये बन चुका है कि लोगों को खरीद लो प्रोपोगेंडा करने के लिए, और ये जिक्र उन्होंने इस वजह से किया है कि हालिया दिनों में जिस तरीके से जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को लेकर प्रोपोगेंडा शुरू हो चुका है प्रॉपर्टीज के हवाले से। अभी थोड़े दिन पहले ये जो है सदीक जान साहब इस हवाले से जिक्र कर रहे थे, और आज भी मैंने देखा है वो इमरान खान साहब के जो वकील है नईम हैदर पंचोता साहब, उन्होंने भी इसी हवाले से ट्वीट किया हुआ है कि जनाब आप मनी ट्रेल देते हो। भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, FBR के सामने, हर एक जगह पर मनी ट्रेल दे दी, और मनी ट्रेल का इश्तिहार बनाकर दी न्यूज़ छाप देना। क्या करें, कोई तरीकाकार बता देना कि जिससे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों की तसल्ली हो सके कि यार ये बात अब इस मामले की तसल्ली हो सकी है। अपनी दफा तो ये होता है कि बनी गाला की प्रॉपर्टी के लिए असल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की बजाय बगैर तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा हो जाते हैं, और उसके ऊपर भी भंगड़े डाले जाते हैं कि जनाब 20 साल पुराना, 50 साल पुराना रिकॉर्ड पेश कर दिया। ये जो लोग हैं ये अपनी एक एक चीज को क्लियर करते हैं, साबित करते हैं अपनी इनोसेंस, लेकिन इसके बावजूद जो सोशल मीडिया ट्रायल है, असद तूर जैसे जो लोग हैं वो ये मीडिया ट्रायल किए चलते हैं। और इसीलिए जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने आज मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन के ऊपर इसी बात का इजहार किया कि मैंने जिंदगी में जो कुछ भी खरीदा है अपनी कमाई से खरीदा है। किसी को इशू है तो सामने आकर बात करे, हर सवाल का जवाब देंगे। एक मोबाइल फोन पकड़ो और यूट्यूब चैनल बनाओ और शुरू हो जाओ पगड़ियां उछालना। ये क्या तरीकाकार है? इस मामले में हर एक का अपना एजेंडा है। मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहले हमने उंगली उठाई, और यही वो नुकता है जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के दौरान किया था। ये जो इंटरनल इश्यूज है ना, ये भी अब पब्लिकली डिस्कस होने जा रहे हैं, जो इस बात की तरफ इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो लावा है, जो टेम्परेचर है, वो शायद बढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि इसी मामले का ये जो डेपुटेशन का जिक्र जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने किया कि सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहले उंगली हमने उठाई। 10 साल से लोग डेपुटेशन पर यहाँ बैठे थे, उनको वापस भिजवाया तो इसके ऊपर भी शोर मच गया। तो ये वही जिक्र है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जो रिसर्चर था उसको वापस उसके महकमे में भेजा, जो जस्टिस मुनीब साहब का ड्राइवर था उसको उसके महकमे में भेजा, और इसी तरीके से डेपुटेशन पर मौजूद 23 लोगों को उनके महकमों में वापस भेजा। तो इसके ऊपर इस बात का इशारा शुरू हो गया कि जनाब ये जो है वो मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से दबाव डालने की कोशिश है, और वो तमाम लोग जो काले भूंडों के करीब समझे जाते हैं, मीडिया पर उनकी तर्जुमानी के फराइज सर अंजाम देते हैं, उन्होंने ही इस महाज पे आकर इस लाइन को लेकर ना सिर्फ टो किया बल्कि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की साख के ऊपर उंगलियां उठाई। अब जो लोग डेपुटेशन पर आए हुए थे, क्या उनको ताहयात सुप्रीम कोर्ट के अंदर भर्ती कर दिया जाएगा? जनाब जब तक जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिटायर नहीं होना उस वक्त तक ये जो उनका रिसर्चर है ये वापस अपने डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा। जब तक मुनीब अख्तर साहब ने रिटायर नहीं हो जाना या रिटायर होकर कराची नहीं चले जाना, और कराची सरकारी खर्चे के ऊपर उनको जो गाड़ी मिलनी है उसके अंदर भी ये जो डेपुटेशन पर आया हुआ ड्राइवर है यही वो गाड़ी चलाएगा। ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन सा तरीका है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे इश्यूज हैं इस वक्त। जिस तरीके से पाकिस्तान के दीगर इदारों के अंदर जो है वो खींचातानी की कैफियत है, बिल्कुल वैसे ही इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी और अपर जुडिशरी में भी इसी तरह का तनाव ना सिर्फ डेवलप हो रहा है बल्कि इस तनाव के इशारे
कि जो है ना वो मिल रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर किसी भी पब्लिक फोरम में ये जो अंदरूनी तनाज़ात हैं ये ना सिर्फ उभर के सामने आएंगे बल्कि ये तनाज़ात पाकिस्तान को किसी और धचके से भी दोचार कर सकते हैं, खुदा न खास्ता। लिहाजा ये जो इस वक्त जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब इमरान दारों के लत्ते ले रहे हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ इजहार करके कि जनाब इन लोगों की तरफ से पाकिस्तान के साथ ये खिलवाड़ किया गया है, ये इनफैक्ट इसी बात की तरफ इशारा है कि बॉइलिंग पॉइंट आ गया है और इस बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल करना या इस टेम्परेचर को कम करना मुमकिन है। मेरा नहीं ख्याल कि इस टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले वक्त में शायद इस टेम्परेचर में इजाफा हो, कमी का कोई इम्कान नहीं है। इमरानदारों और आइनदारों के दरमियान मुकाबला इस वक्त नविश्ते दीवार है और इसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई टाल सकता है। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।